हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 1639, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको काफ़ी इजी बना दिया था हमने वीडियो नंबर 23 में, है ना। वीडियो नंबर 23 में हमने इसको रिकर्शन और मेमोराइजेशन से सॉल्व किया था। अभी इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को बॉटम अप डीपी से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म टारगेट स्ट्रिंग गिवन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था, क्वेश्चन भी हमने समझ लिया था। तो क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट अपने बॉटम अप अप्रोच पे आते हैं। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच से में आने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक कमेंट आया था अभी इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने रिकर्शन मेमोराइजेशन समझाया था। तो उसमें शायद एक कन्फ्यूजन क्या हो गई थी लोगों को, तो उसका मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ एक ड्राई रन करके। ठीक है, एक ड्राई रन कर लेता हूँ छोटा सा, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरा दे रखा है कि डिक्शनरी में ए बी है और ए सी है। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो है मेरा ए बी। ठीक है, मुझे ए बी बनाना है। तो इसको ऐसे समझो कि इसका आंसर क्या होगा वो समझो। अभी आई यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा जे, ये मेरा 0 1 है, 0 1 है, और जे 0 से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं जे को लूँ, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। अगर मैं जे को नहीं लेता हूँ तो मैं J+1 में चला जाऊँगा। और अगर मैं जे को लेता हूँ, ठीक है, ये तो नहीं लिया, नॉट टेकन वाला केस है, ये टेकन वाला केस है। अगर लेता हूँ जे को तो ध्यान दो यहाँ पर, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं मैंने इस वाले जे को लिया, इस वाले 0th इंडेक्स को लिया, तो इससे क्या केस आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको ले लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, बी और सी, है ना। इंडेक्स 1 1 की बात होगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब 0th इंडेक्स को ले लिया है तो अब वैसे ये ख़त्म और ये भी ख़त्म। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ से देखो बी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ए मिल गया है तो अब आई यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे बी चाहिए तो बी मुझे यहाँ से तो मिल जाएगा, इससे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तो मिल जाएगा बी, तो एक आंसर मुझे यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, बट एक और भी तो था कि अगर मैंने ये वाले जे को ना लेके इस जे को लिया होता, इस जे को लिया होता, ठीक है, तो एनीवेज कटता तो दोनों, बट इस जे को लिया था तो इससे एक और पाथ मिलता। फिर भी नेक्स्ट स्टेट वही आता, बी और सी ही आता ना। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक रास्ता मिलता, तो दोनों का आंसर देखो, यहाँ से भी एक 1 मिल जाता, तो दोनों का आंसर 2 है। 1 + 1 2 हो गया टोटल वेज। इसीलिए याद करो, मैंने बोला था ना कि दो पाथ जाने की क्या ज़रूरत थी। मैं इंडेक्स 0 पर बस देख लेता हूँ कितने ए हैं, कितने ए हैं, 2 ए थे, है ना, 2 ए है ना। और बस एक ही पाथ में जाता हूँ, और वहाँ से अगर आंसर आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 आंसर आया यहाँ से। ठीक है, 2 × 1 आंसर 2 हो जाएगा मेरा, यही मेरा आंसर भी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छा था समझाने के लिए। तो इसका ड्राई रन भी अभी आपको आपने देख लिया है। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब हम आते हैं अपने बॉटम अप अप्रोच में। ठीक है, तो बॉटम अप भी ज़्यादा टफ नहीं है, बॉटम अप समझते हैं। तो बॉटम अप डीपी में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा जो डीपी अरे हम बनाएंगे, है ना, वो कितने डायमेंशन का होगा। तो आपको याद है, हम दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे थे हमारे, एक आई था और एक जे था। इट मीन्स हमारा जो डीपी अरे बनने वाला है यहाँ पर, वो 2 डायमेंशन का होगा। तो मैं एक टी नाम का डीपी अरे ले लूँगा। ठीक है, और सबसे पहले याद करो क्या करते थे, स्टेट डिफाइन करते थे, है ना, स्टेट डिफाइन करते थे। तो टी आई जे का मतलब पता है क्या होगा वो समझो। आधा आंसर तो इधर ही से मेरा निकल जाता है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होगा टोटल वेज, ठीक है, ऑफ फॉर्मिंग टारगेट ऑफ लेंथ आई, ठीक है, यूजिंग वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑफ लेंथ जे। ठीक है, तो डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होंगे उनके सिर्फ जेथ कैरेक्टर तक का कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे। और आई क्या है, मेरा लेंथ ऑफ टारगेट है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। अंत में मुझे क्या निकाल के देना होगा, अंत में मुझे, सिंस क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई आई का लेंथ है मेरा, मान लेते हैं टारगेट का लेंथ है, मान लेते हैं एम है, और टारगेट का लेंथ मान लेते हैं एम है, और ये जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स दे रखे हैं उसके लेंथ कितना है, के है ना। तो मुझे लास्ट में क्या भेजना होगा कि टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग अ टारगेट ऑफ लेंथ एम एंड यूजिंग डिक्शनरी वर्ड्स ऑफ लेंथ ईच लेंथ के, है ना। तो मुझे आंसर यही भेजना होगा। ठीक है, यहाँ से तो मैंने अपना स्टेट डिफाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ 0 1 2 एंड सो ऑन, एम लेंथ तक का होगा ये 0 1 एंड सो ऑन।
के लेंथ तक का होगा, ठीक है। तो मेरा जो टी होगा वो कितना साइज़ का होगा, m+1 एंड k+1। अच्छा ठीक है, अब देखो इनिशियलाइजेशन कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो ज़ीरो लेंथ है ना, ये ज़ीरो इंडेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टारगेट का लेंथ ही ज़ीरो है, ठीक है। जो ज़ीरो लेंथ है, जो ज़ीरोथ इंडेक्स है ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट का लेंथ ज़ीरो है, ओके। अब एक बात बताओ, टारगेट का लेंथ ज़ीरो है और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो डिक्शनरी में वर्ड्स दे रखे हैं वो ज़ीरो हैं, मतलब सारे ज़ीरो लेंथ के, तो वर्ड्स हैं ही नहीं, ठीक है। अब इस रो का मतलब क्या हुआ कि टारगेट का लेंथ 1 है, ठीक है। इस रो का मतलब क्या हुआ, टारगेट का लेंथ 2 है एंड सो ऑन। और ये कॉलम का मतलब आपको पता है, टारगेट का लेंथ, ये थोड़े डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स के लेंथ 0 हैं, सारे वर्ड्स के लेंथ 1 है, सारे वर्ड्स के लेंथ सो ऑन सो ऑन सो ऑन दिस दैट, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि भाई अगर मेरा टारगेट लेंथ 1 का है, ये रहा 1, लेकिन मेरे डिक्शनरी में जो वर्ड्स है सारे लेंथ 0 हैं, यानी कि ये वाला कॉलम, तो भाई ऑब्वियस इस सब का आंसर 0 होगा, यहाँ पर ला ही नहीं सकते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट जो है ना वो मान लेते हैं ए है, और मेरा डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं, सब खाली है, तो टोटल वेज क्या है, अब बना ही नहीं सकते, इस टारगेट को बना ही नहीं सकते हो। ये जो एक कैरेक्टर का टारगेट अब कहाँ से लाओगे, पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला कॉलम जो होगा ना उसका, देख रहे हो, लेंथ 1 लेंथ 2 वाले जो टारगेट है सबका आंसर 0 होगा। लेकिन लेंथ 0 अगर टारगेट हुआ, मतलब मान लेते हैं अगर मेरा टारगेट एम्प्टी है और मेरा डिक्शनरी भी एम्प्टी है, तो भाई ऑब्वियस ये बात है ना, मुझे एम्प्टी लाना है और एम्प्टी तो आ जाएगा ना यहाँ से डिक्शनरी से, डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं, खाली है ये तो, ठीक है। और टारगेट एम्प्टी लाना, तो एम्प्टी तो ला ही दिया मैंने, तो देखा जाए तो एक तरीका तो है ना, क्योंकि मुझे टारगेट एम्प्टी लाना है और डिक्शनरी में एम्प्टी है, तो ठीक है, वो एक एम्प्टी तरीके से मैंने एम्प्टी टारगेट ला दिया, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर होगा 1, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस पर ध्यान देना। और ऐसे केसेस बहुत सारे डीपी में आते हैं जिसमें हम इनिशियलाइजेशन इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो टी ऑफ 0,0 तो 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टारगेट क्या है, टारगेट का लेंथ 0 था, एम्प्टी है टारगेट, और डिक्शनरी में सारे वर्ड्स जो है ना वो भी एम्प्टी हैं। तो ऑब्वियस एक तरीका तो है जिससे मैं ला सकता हूँ, चूजिंग नथिंग, चूजिंग एम्प्टी फ्रॉम दिस डिक्शनरी। तो मुझे एम्प्टी टारगेट मिल गया, टारगेट क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग था। तो ये हो गया कि एक तरीके से तो मैं ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप बाकी चीज़ें जो हम लोग कर रहे थे, याद है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे थे, वो सब तो करना ही पड़ेगा आपको एनीवेज, है ना। वो सब आप इसमें भी करना पड़ेगा, वो तो आप कर ही लेना। बट मेन है कि यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेट का आंसर कैसे निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कि जैसे मान लो अभी आप टी ऑफ i, j पर हो, अभी आप इस स्टेट पर हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट स्टेट में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो आप इस करंट जे को लोगे या तो नहीं लोगे। अगर मान लेते नहीं लिया तो याद करो कैसे निकालते थे, आई तो रह ही जाता था वही का वही, क्योंकि अभी तक मैंने अपने टारगेट के ith कैरेक्टर को मैं कुछ फिल ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने जे को लिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई और नेक्स्ट जे पे चले गए, तो ये हो गया नॉट टेकन वाला केस। याद करो रिकर्शन भी ऐसे ही कॉल करते थे, i, j+1 पास करते थे। और अगर मैंने जे को ले लिया, ठीक है, जे को ले लिया, तो याद करो नेक्स्ट स्टेट क्या होता था कि हाँ चलो जे को ले लिया है, तो टी ऑफ i+1 और टी ऑफ j+1 पास करते थे, है ना। i+1 क्यों किया, क्योंकि अगर जे को ले लिया तो करंट कैरेक्टर के लिए मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब जे को चूज़ कर लिया था, जेथ कैरेक्टर को, तो नेक्स्ट कॉलम j+1 होगा और i+1 होगा। याद करो रिकर्शन में बिल्कुल यही कॉल होता था, राइट। बस इसमें एक और चीज़ क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देते थे, जिस कैरेक्टर को मैंने लिया है और इस इंडेक्स में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है। तो कैरेक्टर कौन सा लेते थे, याद है, टारगेट ऑफ i - a, आयत करेक्टर लिया है ना, टारगेट का आयत करेक्टर। और जे क्या होता था, ये जे है ना, जेथ इंडेक्स पर, इस जेथ इंडेक्स पर कितनी फ्रीक्वेंसी है इस कैरेक्टर की, ठीक है। याद करो रिकर्शन जो मैंने अभी बताया है, रिकर्शन और मेमो में बिल्कुल सेम चीज़ ही लिखा था ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी लिखा है। नेक्स्ट स्टेट ये होगा, नेक्स्ट स्टेट ये होगा और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और नॉट टेकन में नेक्स्ट केस ये होगा। तो अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा आप नहीं लिख सकते बहुत ईजिली कि भाई टी ऑफ i, j+1, ये कैसे लाया मैं, देखो तो ये कैसे लाया, ये स्टेट पे, इस स्टेट में मैं कैसे आया, टी ऑफ i, j से आ गया, ठीक है। टी ऑफ i, j से ti, j+1 पे आ गया। ये तो क्यों, ये नॉट टेकन वाला केस है ना, और प्लस इज इक्वल टू करते रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेरा नॉट टेकन वाला केस, ठीक है। और टेकन वाला केस में अभी मैंने क्या दिखाया ऊपर कि टी ऑफ i+1,
j+1 वाला स्टेट में कैसे पहुँचे थे, ये रहा, यहाँ पर कैसे पहुँचे थे, टी ऑफ आई कॉमा जे तो लेंगे ही, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे फ्रीक्वेंसी को, है ना। आई कॉमा जे से j+1, i+1 j+1 में पहुँचे थे ना, तो कैसे पहुँचे थे, आई जे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया था फ्रीक्वेंसी ऑफ टारगेट आई माइनस ए, ठीक है, जेथ इंडेक्स पर। बस यही तो है, ख़त्म हो गया आपको बॉटम अप। तो देखो, अगर आप फॉर लूप लिखते हो बॉटम अप के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एम, आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन इक्वल टू के, जे प्लस प्लस, यही तो था। तो याद करो क्या करते थे, टी ऑफ आई कॉमा j+1, पहला तो ये था नॉट टेकन वाला केस, है ना। तो कैसे निकालते थे, टी ऑफ आई कॉमा जे से, है ना। टी ऑफ आई कॉमा जे में मान लेते नहीं कुछ लिया, तो टी ऑफ आई कॉमा j+1 वाले स्टेट पे जाएंगे और इस पे मॉड्यूलो ले लेंगे, है ना। वो तो क्वेश्चन में बोल रखा है मॉड लेने को, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू टी ऑफ आई, दूसरा था टेकन वाला केस, टी ऑफ i+1 j+1, ठीक है। क्या होगा, प्लस इज इक्वल टू टी ऑफ आई कॉमा जे तो होगा ही होगा, लेकिन मल्टीप्लाई भी कर देंगे फ्रीक्वेंसी निकाल के, है ना, फ्रीक्वेंसी जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। और उसका मॉड ले लेंगे, मॉड ऐसे करके, ठीक है। तो देखा जाए तो हमने कुछ नया नहीं किया, बस रिकर्शन को ही यहाँ कन्वर्ट किया, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, टी ऑफ एम लेंथ है टारगेट का और टोटल ये, और के लेंथ है हर एक वर्ड का इन डिक्शनरी, ठीक है। तो देखा जाए तो इसी ये जो स्टेट मैंने बनाया रिकर्शन से, उसी से तो ये फॉर लूप लिखा गया, ये रहा, ये 2 लाइन ही तो था, ठीक है। और बस एक चीज़ का ध्यान दे देना कि यहाँ पर देखो j+1 है ना, और यहाँ पर i+1 और j+1 है, तो बस ध्यान रखना कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। तो यहाँ पर j+1 कर रहे हैं तो यहाँ ये डाल देना कि j जो है लेस देन k रहे, है ना। और यहाँ पर इफ़ यहाँ i+1 और j+1 कर रहे हैं तो यहाँ पर i जो है लेस देन m रहे एंड j जो है लेस देन k रहे, ठीक है। तभी तो लेस देन अगर m रहेगा i, तभी तो i+1 इज इक्वल टू m तक पहुँच सकता है, m के बाहर नहीं कर सकते ना i को, और j को k के बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों इफ़ कंडीशन डाल देना, उसके बाद ये बॉटम अप बन जाएगा, ठीक है। बट जनरली मैं रिकर्शन और मेमोराइजेशन को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इंट्यूटिव वो लगता है मुझे। हाँ, लेकिन रिकर्शन मेमोराइजेशन आपने बना दिया और आपने स्टेट डायग्राम और ये अपने स्टेट डिफाइन कर दिया, तो 80% टास्क हो जाता है। बाकी इंटरव्यूअर भी आपको गाइड कर देते हैं आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। 80% ऑफ द टास्क इज़ डन ऑलमोस्ट। तो चलो यार, ऑलमोस्ट समझ में आ चुका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी, है ना, हमारा जो हम देखो हर एक स्टेट, ये फॉर लूप है ना, m क्रॉस k हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसी को कोड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही लिया है तो ओके। तो चलो बॉटम अप का भी कोड कर लेते हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो हमने रिकर्शन और मेमोराइजेशन में फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी वो तो यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा ना एनीवेज, ठीक है। तो ये k और m मैंने डिफाइन कर दिया था, और फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने बनाई थी रिकर्शन और मेमोराइजेशन वाले में, सेम मैं यहाँ पर भी बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं वहाँ से उठा के इधर अभी बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बट आप मत करना, आप खुद से लिख लेना। मैं बस जल्दी करने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो, उसके लिए बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद करो, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने जो बनाई थी वो कुछ ऐसी बनाई थी, याद है। फ्रीक्वेंसी टेबल 26 अल्फ़ाबेट, और हर एक इंडेक्स में कितने काउंट होंगे वो हमने यहाँ निकाल लिया था, ठीक है। इसके बाद हमें अब क्या करना है, अपना डीपी वाला टेबल बनाना है, ओके। तो क्या था, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, टी नाम था हमारे डीपी टेबल का, m+1, m क्या है, लेंथ है ना टारगेट का, m+1, और वेक्टर ऑफ इंट k+1, ठीक है। स्टार्टिंग में सब में 0 भर देते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि t ऑफ 0,0 तो 1 होगा, राइट, 1 होगा। और आपको स्टेट का डिफिनेशन पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़। इसका मतलब क्या था, याद है, टोटल वेज टू फॉर्म टारगेट ऑफ लेंथ i यूजिंग डिक्शनरी वर्ड्स ऑफ ईच लेंथ j, है ना। डिक्शनरी वर्ड्स है जिसके सारे वर्ड्स के लेंथ j हैं और टारगेट की लेंथ i है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा फॉर लूप, इन i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू m, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू k, j प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दो था ना, 2 स्टेट पे जाते थे। अगर नॉट टेकन वाला केस देखें, हमने j को नहीं लिया होता, ठीक है,
तो अगर मैं टी ऑफ आई कॉमा जे पर हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या होता था, टी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, क्योंकि मैंने करंट जे को लिया ही नहीं। ओके, और प्लस इज इक्वल टू करेंगे ना, प्लस इज इक्वल टू टी ऑफ आई जे प्लस वन में जो भी वैल्यू अगर पहले रही होगी तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ टी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन, वही ऐड कर दे रहा हूँ, प्लस ये टी ऑफ आई कॉमा जे है, ठीक है। और प्लस करने के बाद यहाँ पर मॉड ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा नॉट टेकन वाला केस है। अब टेकन वाले केस में आते हैं। टेकन वाले केस में मैंने क्या बोला था कि टी ऑफ आई कॉमा जे से मैं किस स्टेट में चला जाऊँगा अगर मैंने ले लिया जे को, तो टी ऑफ आई प्लस वन में और जे प्लस वन में, ठीक है। और प्लस इज इक्वल टू ना करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेसिफिकली ताकि ज़्यादा क्लियर हो, आई प्लस वन जे प्लस वन, उसमें प्लस कर दिया इसको, और फिर उसका मॉड हमें यहाँ लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में डाल के इसका मॉड ले लेते हैं। यार मैं फिर से रिपीट करो, इससे कंफ्यूज मत होना। इसको मैं ऐसे ही तो समझा रहा था ना, टी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन प्लस इज इक्वल टू ऐसे लिखा था ना, टी ऑफ आई कॉमा जे। तो ये प्लस इज इक्वल टू मैंने एक्सपैंड कर दिया, टी ऑफ आई कॉमा जे प्लस वन यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि ये नया ये वाला कहाँ से आ गया और ये कहाँ से आ गया, वो मत कंफ्यूज होना। वो यहाँ प्लस इज इक्वल टू होता है ना, इसीलिए बस मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया, मॉड लिख यहाँ पर मॉड ले लिया दोनों का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो लेते ही थे आई कॉमा जे, लेकिन एक चीज़ मिस कर गए। क्या था? फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा कैरेक्टर की बात हो रही है, आई माइनस ए की, और कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, जे की बात हो रही है। बस हो गया हमारा काम। रिटर्न टी ऑफ एम कॉमा के हमारा आंसर होगा। एक चीज़ क्या मिस कर गए कि भाई ए बेस कंडीशन कि जे लेस देन के होना चाहिए, तभी तो जे प्लस वन तक, जे प्लस वन वैलिड होगा ना, वैलिड इंडेक्स होगा। और यहाँ पर इफ़ आई इज़ लेस देन एम होना चाहिए एंड जे इज़ लेस देन के होना चाहिए, तभी ये आई प्लस वन वैलिड इंडेक्स होगा और जे प्लस वन वैलिड इंडेक्स होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन था, डाल देते हैं। अब रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी क्या गलती कर रहे हैं। इंट की, अच्छा यहाँ पर जे होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब चल जाना चाहिए। यहाँ पर क्या मिस्टेक है, अच्छा मॉड डिफाइन नहीं किया था हमने, तो कॉन्स्ट इंट मॉड इज इक्वल टू 1e9 + 7, ठीक है। अब देखते हैं रन करके। यस, इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस बॉटम अप्रोच ऑल्सो। Indeed, yes, we have passed all the test cases using bottom approach. कोई भी डाउट होती है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।